फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे बच्चों हम। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज में होगा कि जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र की। न्यूरल कंट्रोल तंत्रिकीय नियंत्रण एंड समन्वय, यानी तंत्रिकीय नियंत्रण ही हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। ये बात हमें इस चैप्टर में सीखनी है। तो टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। हमारी बॉडी जो होती है वो दो चीजों से अपना काम करती है। एक्चुअल में दो चीजों से। एक तो हार्मोनल प्रोसेस होती है जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम में काउंट करते हो, और एक होती है न्यूरल कंट्रोल। दो चीजें होती है, एक तो न्यूरल कंट्रोल और एक एंडोक्राइन कंट्रोल, दो चीजें। अब इस पूरी स्टडी को हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर? न्यूरो मतलब नर्व सिस्टम का अध्ययन करना, एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब, एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी नियंत्रण, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना। तो दो चीजें हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर करने का काम करता है, जबकि जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन रिलीज करता है। तो दोनों चीजें हमारी बॉडी को आगे कोऑर्डिनेट करवाती है। जैसे हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, हम टेढ़े नहीं चले, हम खाना खा रहे हैं, हमें भूख कैसे लगी, हम विचार कैसे कर रहे हैं, हमें प्यास कैसे लग रही है, हमारे शरीर की बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, कैसे कम होगा, सब कुछ न्यूरल कंट्रोल पर डिपेंड है। न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल इम्बैलेंस पर डिपेंड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आप भी जानते हो। जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन बच्चे में सबसे पहले जो सिस्टम बनता है वो कौन सा सिस्टम होता है? भ्रूणीय अवस्था में, यानी जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर उसके अंदर जो पहले बनने वाला सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। बात समझ में आई? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम जो सबसे पहले बनता है। ठीक। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कैसी है? देखो, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टोडर्मल होता है। इसकी ओरिजिन जो होती है वो एक्टोडर्म से होती है। भ्रूणीय ऊतक होते हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब आपसे कोई पूछ ले कि जो नर्वस सिस्टम वो किससे इसकी उत्पत्ति हुई, किससे निकल कर आया है, वो तो एक्टोडर्म से निकल कर आया है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर ही। आगे हम बात करते हैं कि जो निम्न कशेरुकी जो जीव होते हैं, निम्न कशेरुकी जीव, जैसे हाइड्रा, इनमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है बच्चों वो सरल प्रकार का होता है, एकदम सरल प्रकार का होता है, एक जाल जैसा होता है, एकदम सरल प्रकार का, सिंपल टाइप। याद रखेंगे आप, सिंपल टाइप। थोड़ा सा विकसित जिसमें होता है वो कीटों में होता है, कीटों के अंदर पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा इनसे विकसित पाया जाता है। और सबसे विकसित प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। कशेरुकी प्राणियों में सबसे विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हम ये बात करेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है। भाई, तंत्रिका तंत्र है तो उसकी एक इकाई कौन सी है जो काम कर रही है। तो उसकी एक इकाई जो होती है जो काम करती है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं?
तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। 30 बिलियन के लगभग न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, न्यूरॉन्स का मुख्य काम क्या होता है? उद्दीपनों को ग्रहण करना। इनके पास विशेष क्षमता होती है एक्साइटेबल स्टेज में और आवेग को आगे पहुंचाना, ये इनका काम रहता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें तो जो न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन, अब आपसे एक ये मतलब जीके के टाइप का भी क्वेश्चन हो गया कि शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका है जो विभाजन नहीं करती है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर विभाजन नहीं करती है, बिल्कुल भी विभाजन नहीं करती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। अगर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो जब तक सेंट्रियोल नहीं बनेगा, वो विपरीत दूरों पे नहीं जाएगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, तो वो क्रोमोसोम को तोड़ने का काम नहीं करेगा इतनी। तो ऐसी कंडीशन में जो नर्व सेल होती है उसमें कभी भी विभाजन नहीं होता। नर्व सेल एक बार जो बन जाती है भ्रूणीय अवस्था में, टिल द लाइफ तक वो वैसी रहती है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, लेस रीजनरेशन होता है इसमें, थोड़ा बहुत रीजनरेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। जो नर्वस सिस्टम है उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? तो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूरॉन्स, जिनको आप तंत्रिका कोशिका कहते हो, यानी बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। क्लियर? बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। और एक न्यूरोग्लियल सेल्स, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं डाल रखा, लेकिन आप याद रखो, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट इस प्रकार की, या फिर जैसे स्वान सेल, ये जो सेल्स होती हैं वो न्यूरोग्लियल सेल में आती हैं और ये भी मतलब आवेग का संचरण करवाने में मदद करती हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जो न्यूरॉन है उसको, यानी जो तंत्रिका कोशिका है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो साइटोन और एक प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। यानी एक तो साइटोन, जिसको आप हिंदी में कोशिकाकाय भी कहते हो बच्चों। क्या कहते हो? कोशिकाकाय। क्लियर? कोशिकाकाय कहते हैं। और जो प्रवर्ध की अगर हम बात करें तो प्रवर्ध हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें दो प्रवर्ध होते हैं, एक तो डेंड्रॉन और एक एक्सोन। डेंड्रॉन को आप ध्रुमिका या ध्रुमास्य कहते हो और एक्सोन को आप तंत्रिकाक्ष कहते हो। तो बात क्लियर है? हमने छोटी क्लासों में भी नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया है, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत कम लेवल में किया होगा लेकिन किया है हम। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखो, ये जो डायग्राम आपको प्रॉपर्ली जो दिखा रखा है, ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बच्चों, किसकी है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ऐसा आपने 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा। अब आपके हायर क्लास में भी ये डाल रखा है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। इसको देखो, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक्चुअल में इस पूरे न्यूरॉन को दो भागों में डिवाइड कर रखा। एक तो इसका ये पार्ट है बेटे, एक तो ये पार्ट है इसका, जिसमें ये सिर्फ ये आगे का साइटोन आ रहा है, ये आगे का साइटोन आ रहा है, ये जिसको मैंने राउंड किया है, ये एक तो ये पार्ट में आ जाता है और दूसरे पार्ट में ये हिस्सा पूरा आ जाता है। तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसका ये हिस्सा आ जाता है। उसके अंदर देखो, साइटोन के अंदर भी आपको अगर देखा जाए तो ये हिस्सा, यानी इसके जो डेंड्रॉन है और एक्सोन है, इनको हम अलग काउंट करते हैं, और ये जो सेल बॉडी है उसको अलग काउंट करते हैं। क्लियर? तो एक बार मैं वापस से आपको यहीं से बताता हूं। देखें, क्लियर? तो हमने क्या बात की थी कि जो न्यूरॉन्स होता है उसमें साइटोन और प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर ये जो चीज दिखा रखी है आपको, ये साइटोन है ये, और प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन में दो चीजें आ रही है, एक तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट सेल्स और एक ये पूरा एक्सोन, ये दिखा रखा है येलो कलर का, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हो। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम साइटोन की बात कर रहे हैं बेटे, हम साइटोन की बात कर रहे हैं। साइटोन को आप सेल बॉडी भी कह सकते हो। क्लियर?
सेल बॉडी भी कह सकते हो, सोमा भी कहा जाता है इसको, सोमा भी कह सकते हो आप। और साइटोन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? देखो आप एक प्रॉपरली क्लियर डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा इसके अंदर और कौन सी चीजें हैं? तो यहाँ पर कुछ कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण, जिनको निश्चल कण कहते हैं, निश्चल कण कहते हैं जिनको। और इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल भी पाए जाते हैं, इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल भी पाए जाते हैं। दो चीजें इसमें और पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? निश्चल कण और न्यूरोफाइब्रिल। अच्छा, और क्या पाया जाता है इसमें? सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होंगे? एक्चुअल में एक सेल ही तो है, तो सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आपको पता है। केंद्रक है, गोल्जिकाय है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी चीजें होती है। तो इसमें केंद्रक के अलावा ये जो और कोशिकांग है वो भी पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा की जो चीज हो गई वो एक तो निश्चल कण और एक न्यूरोफाइब्रिल। इसके अलावा क्या नहीं पाया जाता ये आप याद रखोगे। तो ये बात हमने पहले कर दी। सेंट्रियोल आर अब्सेंट इन द न्यू साइटोन, सेंट्रियोल आर अब्सेंट इन द साइटोन, यानी जो सेंट्रियोल होता है, जो तारकाय होता है, जिसमें तारक केंद्रों में वो अपनी स्ट्रक्चर बताता है, तो जो तारक केंद्र होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं इनके अंदर, क्योंकि इसको सेल डिवीजन करना नहीं होता है। बाकी ये जो निश्चल कण होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये जो निश्चल कण होते हैं ये बेटे एक्चुअल में RER है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, क्लियर। और यहां पर ये जो न्यूरोफाइब्रिल जो होते हैं ये आवेग का संचरण करते हैं। बात समझ में आ गई आपको कि आवेग का संचरण न्यूरोफाइब्रिल करते हैं और जो निश्चल कण होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्लियर। इतनी बात इसमें होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूं। साइटोन, सोमा या सेल बॉडी, ER राइबोसोम के चारों तरफ कुंडलित होकर एक ग्रेनुअल जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें निश्चल ग्रेनुअल कहते हैं, जो मैंने बताया अभी। निश्चल ग्रेनुअल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, न्यूरोफाइब्रिल भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल और निश्चल कण इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये दो चीजें आपको बता दी मैंने। अच्छा, फंक्शन ऑफ निश्चल ग्रेनुअल्स की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात हमने कर ली है, ठीक है। प्रोवाइड द एनर्जी टू साइटोन, यानी दो काम कर रहा है ये एक तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, यानी प्रोटीन बना के दे रहा है कोशिका को। और जब आपको पता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन बनने लग जाती है तो एनर्जी प्रोवाइड होने लग जाती है, तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करवा रहा है साथ साथ में। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहीं पे मैं समझा देता हूं आपको। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आगे का क्लियर से समझ सके। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि साइटोन में क्या होता है? एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, साइटोन में क्या होता है। साइटोन के अंदर बच्चों क्या होता है, यानी सेल बॉडी या साइटोन के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेंट्रियोल अब्सेंट रहता है क्योंकि इसको सेल डिवीजन नहीं करना होता है। और दूसरी बात, इसमें निश्चल ग्रेनुअल्स और न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट रहते हैं। निश्चल कण जो होते हैं, निश्चल ग्रेनुअल्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जबकि न्यूरोफाइब्रिल जो होते हैं वो आवेग का संचरण करते हैं, क्लियर। हम प्रोसेस ऑफ सेल की बात करेंगे, यानी प्रवर्ध की बात करेंगे, तो प्रवर्ध इसके अंदर बच्चों दो होते हैं। एक तो होते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रॉन, और एक होते हैं एक्सॉन, यानी हिंदी में ये तो होता है ध्रुमिका, ध्रुमिका, और इसको आप कहते हो तंत्रिका। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ब्रांचें दिख रही हैं, जैसे ट्री जैसी ब्रांचें दिख रही हैं आपको, तो ये सारे जो हैं वो डेंड्रॉन है।
डेंड्रॉन की स्ट्रक्चर शंक्वाकार होती है, कुछ ऐसी होती है। ये नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर से सकरे होते हैं, ऐसे ये दिखा रखा है आपको यहाँ पे, शंक्वाकार होते हैं ये, ठीक है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, निश्चल कण भी होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इनका मुख्य काम क्या होता है कि ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और दूसरी तंत्रिका कोशिका से सामंजस्य बना के रखते हैं। इसके अलावा जो एक्सोन होता है, अतः इनकी संख्या ज्यादा होती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है। नंबर ऑफ डेंड्रॉन आर प्रेजेंट इन द साइटोन और देयर आर एक्सोन। एक्सोन की अगर हम बात करें तो देखो ये एक्सोन दिखा रखा है, ये एक्सोन है, यहां तक हम बात करें एक्सोन। तो एक्सोन पर जो समझने वाली चीजें कौन सी है, पहली बात तो ये कि एक्सोन के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, एक्सोन के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको एक्सोलेमा कहा जाता है, एक्सोलेमा कहा जाता है। और इसके अंदर जो द्रव होता है इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर बात, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं और बाहर की लेयर एक्सोलेमा होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको साथ साथ एक बात याद और रखनी है कि एक्सोलेमा जो होती है वहां पर एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिनको स्वान सेल कहते हैं, और स्वान सेल यहाँ पर न्यूरिलेमा का आवरण बनाती है बच्चों, न्यूरिलेमा। ये न्यूरिलेमा का आवरण बना रखा है इसने चारों, ये न्यूरिलेमा का आवरण बनाती है। अच्छा, न्यूरिलेमा यानी जो स्वान सेल होती है वो फॉस्फोलिपिड को रिलीज करती है, फॉस्फोलिपिड को रिलीज करती है, और फॉस्फोलिपिड ही यहाँ पर माइलिन आच्छद बनाता है, माइलिन आच्छद या माइलिन शीत कह सकते हो। तो यहाँ पर एक माइलिन आच्छद बन जाता है। ये माइलिन आच्छद जो होता है जगह जगह पर टूटा हुआ होता है, सतत नहीं होता है, असतत होता है। जहाँ पे ये टूटा हुआ होता है वहां पर विशेष प्रकार का नोड होता है जिसको रेनवियर नोड कहते हैं, जिसको रेनवियर नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये नोड होते हैं जगह जगह पर। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये जो एक्सोन होता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट दिखा रखा है, ये जो लास्ट पार्ट होता है उसको टीलियोडेंड्रिया कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? टीलियोडेंड्रिया, टीलियोडेंड्रिया कहा जाता है इसको। टीलियोडेंड्रिया आगे जाके छोटी छोटी नोब में बढ़ जाता है, सिनेप्टिक नोब कहेंगे इनको। ये सिनेप्टिक नोब है, इनके अंदर पुट्टिकाएं होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? पुट्टिकाएं या वेसल, सिनेप्टिक वेसल या सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, पुट्टिकाएं होती है। इन पुट्टिकाओं में ये जो ऐसे पुट्टिकाएं होती हैं इनमें विशेष प्रकार का रसायन भरा रहता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर बात। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आगे दूसरे सिनेप्टिक माध्यम से आगे दूसरी सेल्स के पास चला जाता है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वैसे दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रहे ये बात भी। एक तो होते हैं जो स्टिमुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर और एक इनहिबिटरी, एक तो चालू करने वाले एक रोकने वाले। तो जो चालू करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर कौन से होते हैं? जो चालू करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर जैसे अगर आप बात करो तो ये ही हो गया आपका एसिटाइल कोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये भी याद रखें। और जो बंद करने वाले हैं वो डोपामीन वगैरह हो गए। तो इतनी बात आपको समझ में आई, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। ये माइलिन शीत बता रखी है। ये नर्वस सिस्टम पे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।